हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सर्दी का मौसम था। सेम और उसके दो दोस्त नमन और विजय पार्क में बैठे थे। ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी तो तीनों कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, पर कहाँ घूमने जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। यार, कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहाँ थोड़ा एडवेंचर हो, फन हो। अबे यार, बताओ तो सही, चले कहाँ? वे तीनों ऐसे ही बातें करते करते वहां से उठे और टहलने चल दिए। वे तीनों जा ही रहे थे, तभी विजय की नजर एक बुक स्टॉल पर रखी एक बुक पर पड़ी। सेम नमन की नजर भी उस बुक पर पड़ी। उस पर लिखा था सूरजगढ़ का किला और यक्षिणी। सेम भी उस बुक को देखकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया, और हो भी क्यों ना। बुक पर एक सुंदर स्त्री की तस्वीर बनी हुई थी, ऐसी सुंदर स्त्री जो उसने अभी तक कभी नहीं देखी। विजय तो बस उस तस्वीर को ही देख रहा था। विजय ने उस बुक को खरीदा और उसी बुक स्टॉल पर उसको पढ़ने बैठ गया। क्या यार विजय, तू इसको अभी पढ़ने बैठ गया? बस तुझे तो लड़की की तस्वीर दिखनी चाहिए, बाकी अंदर कुछ भी हो। चल छोड़ उसे, अरे घर चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगा, तुम लोग जाओ। चल छोड़ ना सैम, ये नहीं मानेगा, इसको बुक पढ़ने दे। नमन के इतना कहते ही सैम और नमन दोनों अपने घर आ गए। अगली सुबह ही विजय सैम के घर पहुंच गया। सैम ने विजय से कहा, विजय, तू इतनी सुबह? क्या बात है यार? तू नमन को भी जल्दी घर बुला ले, एक बात करनी है। पर क्या बात करनी है? तू बुला तो। सैम ने नमन को फोन लगाया और उसे घर आने को कहा। थोड़ी देर में नमन भी घर पर आ गया। इतने दिनों से सोच रहे थे ना कि कहाँ चलना है। मैं बताता हूँ कहाँ चलना है। हाँ बताओ, कहाँ चलना है? सूरजगढ़। सूरजगढ़? सूरजगढ़ क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? अरे भूल गया, कल मैं किताब पढ़ रहा था। अच्छा, तो तेरे पर वो किताब का भूत सवार है? अरे हो भी क्यों ना, उसमें बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है उसमें? सूरजगढ़ के किले में यक्षिणी नाम की एक भयानक आत्मा रहती है जो लोगों के साथ संबंध बनाती है, फिर उन्हें खत्म कर देती है। What nonsense! क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है? अरे मेरा यकीन मानो, ये बात सच है। उस बुक को मैंने पढ़ा, उसमें ये सारी बातें लिखी है। अब मैं बता दे रहा हूँ, चलेंगे तो सूरजगढ़ ही चलेंगे। तू बता दे सिम, क्या करना है? अब मैं क्या बताऊं, तुम लोग जो डिसाइड कर लो वहीं चलेंगे। ठीक है, तो सूरजगढ़ ही चलते हैं फिर। सूरजगढ़ का किला शहर से 400 किलोमीटर की दूरी पर था। उन तीनों ने कार से वहां जाने का प्लान बनाया। वे अगले ही दिन तीनों सूरजगढ़ के लिए निकल गए और साथ में विजय ने वो बुक भी रख ली जिसमें उसने सूरजगढ़ के किले और यक्षिणी के बारे में पढ़ा था। तीनों मस्त मस्ती में खोए हुए कार में गाने चलाते हुए शराब पीते हुए सूरजगढ़ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वह रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, घनघोर अंधेरा, जानवरों की आती भयानक आवाजें और एक सन्नाटा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। सूरजगढ़ पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। तभी उन्हें एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। वो तीनों बहुत खुश हुए। सोचा कोई चौथा इंसान तो है जिससे कुछ बात करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में बात करते करते पक चुके थे। सैम ने चाय की दुकान पर गाड़ी रोकी। उन्होंने सोचा था कि कोई बूढ़ा होगा जिसकी यह दुकान होगी, पर दुकान पर कोई बूढ़ा नहीं, एक बुढ़िया थी जो हल्की हल्की ठंड से कांप रही थी। सैम ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा जी, 3 चाय दे दीजिए। अम्मा बोली कुछ नहीं, पर चाय बनाने लग गई। सैम उस चाय की दुकान पर बैठा था। तभी सैम सोचा कि इतनी दूर तक जंगल में ये बुढ़िया आती कैसे होगी और यहाँ रहती कैसे होगी। वह सोच ही रहा था, तभी बुढ़िया सामने आई और बोली, लो बेटा चाय। उसने उन तीनों को चाय दी और उन्होंने चाय पी ली। बुढ़िया ने तभी सैम से पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? सूरजगढ़, सूरजगढ़ के किले पर जा रहे हैं। सूरजगढ़ का नाम सुनते ही बुढ़िया के चेहरे की सिलवटें और ज्यादा बढ़ गई। बुढ़िया ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब है। सूरजगढ़ भला कौन घूमने जाता है? सूरजगढ़ के तो नाम से ही लोग डरते हैं। तभी विजय बीच में ही बोल पड़ा, अरे माँ जी,
आपका काम है चाय पिलाना। आपने चाय पिला दी ना, अब हमको जाने दीजिए। मुझे पता है आपके पास कोई घिसी पिटी कहानी होगी जिसमें वो यक्षिणी आती है और मार देती है। तभी सैम ने विजय को डांटते हुए कहा, विजय चुप रहो। सैम ने उस बूढ़ी अम्मा को पैसे दिए और वापस कार में बैठे और सूरजगढ़ के किले की तरफ निकल गए। किला वहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर था। थोड़ी देर में ही वे सूरजगढ़ के किले में पहुंच गए। घने जंगलों में घिरा हुआ बड़ा सा डरावना किला, जिसके दरवाजे पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले बने हुए थे। दूर दूर तक कोई उजाला नहीं था, बस जानवरों की आवाजें आ रही थी। वाह, ये तो वैसा का वैसा ही किला है जैसा उस बुक में लिखा था। यकीन नहीं हो रहा है, इसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ। चलो अंदर चलते हैं। दिमाग खराब है क्या तेरा? इतनी रात को कौन अंदर जाएगा? हाँ, चुपचाप कैंप लगा लो और सो जाओ, सुबह चलेंगे अंदर। नहीं, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। चलेंगे तो अभी चलेंगे अंदर। अरे समझाना इसे सैम। अरे थोड़ी सब्र रख, चलेंगे पर अभी नहीं, सुबह चलेंगे। विजय मान गया। विजय और नमन दोनों ने गाड़ी में से सामान निकाला और किले के बगल में ही कैंप लगा लिया। नमन ने कुछ लकड़ियां इकट्ठे करके वहां आग जलाई और फिर तीनों अपने हाथ सेकने लगे। तुम्हें क्या लगता है सैम, इस किले के अंदर क्या होगा? क्या इसके अंदर सच में यक्षिणी होगी या फिर कोई झूठी अफवाह? अब यकीनन तो कह नहीं सकते। वैसे भूत प्रेत में मैं भी विश्वास नहीं रखता, पर भगवान जाने अंदर क्या है। अंदर क्या है? अंदर यक्षिणी है, उस किताब में लिखा है यार। अरे यार तू बस कर, बहुत हुई तेरी किताब की बातें। जब देखो तब वो किताब की कोई ना कोई बात हमें बताता रहता है। क्या लिखा है वैसे उस किताब में? अब तू भी शुरू हो गया सैम। अबे पूछने तो दे। बता विजय, क्या लिखा है यक्षिणी के बारे में उस किताब में? इसके बाद विजय बताने लगा। कई साल पहले यक्षिणी का इस जंगलों और यहाँ के आसपास वाले गांवों में बहुत खौफ था। यक्षिणी एक बहुत सुंदर आत्मा है जिससे हर कोई मोहित हो जाए। वह किसी भी आदमी को अपने मोह जाल में फंसाती थी, फिर उसके साथ संबंध बनाकर उसकी हत्या कर देती। ये पूरा इलाका उस समय सूरजगढ़ के अंदर आता था। सूरजगढ़ का राजा विजेंद्र प्रताप भी यक्षिणी का शिकार हो गया। वो भी यक्षिणी का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया। फिर यक्षिणी ने उसके साथ संबंध बनाकर उसकी भी हत्या कर दी। तब यहाँ के लोग बहुत डर गए। उन्होंने बाहर से एक साधु बुलाया। फिर उस साधु ने अपने मंत्र जाप से यक्षिणी को अपने वश में किया और इस किले में बंद कर दिया। यह सुनकर सैम बहुत डर गया। उसने विजय से कहा, तो तू पागल है क्या? फिर हमें यहाँ क्यों मरवाने लाया है? इतने में नमन हंसते हुए बोला, क्या यार, डर गया क्या? अरे यार ये सब बनावटी बातें हैं। ना जाने इस किताब को किसने लिखा है, कौन जानता है ये सारी बातें सच है। अब चलो, तुम दोनों की बातें पूरी हो गई हो तो सोते हैं। तीनों कैंप में सोने चले गए। रात भी और गहरी हो चुकी थी। सैम और नमन दोनों तो सो गए, पर विजय नहीं सोया। उसके दिमाग में सिर्फ यक्षिणी घूम रही थी। वो उठा और किले के पास चला गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, आ गए तुम विजय, आओ मेरे पास आओ। यह सुनकर विजय डर गया। थोड़ी देर में विजय देखता है उसके सामने एक सुंदर पतली बला खूबसूरत झील जैसी आंखें, सुनहरे घने बाल वाली लड़की आकर खड़ी हो जाती है। विजय की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है। वो विजय से कहती है, आ गए तुम विजय, आओ मेरे पास आओ। एक तरफ तो विजय के चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं, पर दूसरी तरफ वो उस लड़की के रूप में मोहित हो जाता है। इधर सैम की नींद खुल जाती है तो वह देखता है कि विजय वहां पर नहीं है। वह तुरंत नमन को जगाता है। नमन, नमन उठ, अरे विजय कहाँ है? नमन भी उठ जाता है और दोनों विजय को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं विजय उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। उस लड़की का रूप ही ऐसा था कि आदमी खुद कौन है यही भूल जाए। वह लड़की धीरे धीरे विजय को किले के अंदर ले जा रही थी। तभी नमन और सैम देखते हैं कि विजय एक लड़की के पीछे पीछे किले के अंदर जा रहा है। नमन और सैम विजय को आवाजें देने लगते हैं, विजय! अरे वो तुम्हें मार देगी! अरे वहाँ मत जाओ!
पर विजय पर इसका कोई असर नहीं होता। विजय पर तो बस यक्षिणी की मोह माया असर दिखा रही थी। नमन और सैम विजय की तरफ भागने लगते हैं। वह विजय के पास पहुंचने ही वाले थे कि विजय किले के अंदर चला जाता है और किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या विजय उस किले से बाहर निकल पाएगा? क्या यक्षिणी उसे मार देगी या कुछ और ही होगा? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। कहानी अब तक। वो दोनों किले के दरवाजे को बहुत बार धक्का देते हैं, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर दोनों किले की एक खिड़की की तरफ भागते हैं। वह खिड़की बहुत छोटी थी, पर उससे किले के अंदर देखा जा सकता था। सैम और नमन देखते हैं यक्षिणी विजय को किले की ओर अंदर ले जा रही थी। दोनों उसको आवाज देते हैं, रुक जा विजय, रुक जा, रुक जा। पर विजय तो यक्षिणी के मोह जाल में फंस चुका था। उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यक्षिणी विजय को अपनी उंगली से पास बुलाने का इशारा करते हुए किले के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी और विजय उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब सैम और नमन को विजय दिखना बंद हो चुका था। यक्षिणी उसे किले के अंदर ले जा चुकी थी। सैम और नमन दोनों बहुत परेशान हो गए। आखिर विजय को कैसे बचाएं? पर दोनों बेबस थे, क्योंकि विजय को किसी इंसान ने नहीं, यक्षिणी से बचाना था। वहीं विजय यक्षिणी के साथ एक आलीशान कमरे में पहुंच चुका था। अब यक्षिणी ने विजय को अपने बहुत करीब कर लिया। वो अपने हाथों से विजय के गाल सहलाने लगी और कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए विजय, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ऐसा कहते कहते यक्षिणी ने अपने होठ विजय के होठ से मिला दिए। विजय भी अब यक्षिणी का भरपूर साथ दे रहा था। दोनों रोमांस की चरम सीमा पर थे। दोनों एक दूसरे का भरपूर आनंद ले रहे थे। काम विजय पर अब इतना भारी था कि वो भूल चुका था कि वो कहाँ है, किसके साथ है। जब विजय और यक्षिणी का रोमांस खत्म हो गया तो यक्षिणी ने विजय को फिर से गले लगाया। विजय जैसे ही गले लगा, उसको अपनी पीठ पर कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने दर्द पहले तो नजरअंदाज किया, पर जब उसने दर्द ज्यादा महसूस किया तो वो यक्षिणी को हटाया। विजय जैसे ही यक्षिणी को हटाता है तो डर जाता है। अब उसके सामने एक खूबसूरत हसीना राजकुमारी सी कोई लड़की नहीं, बल्कि एक बड़े नाखून, लाल आंखों, लंबे दांत वाली भयानक यक्षिणी थी। विजय अब यक्षिणी के मोह जाल से बाहर आ चुका था। उसे सब याद आ गया था कि वो कैसे अंदर आया और उसके साथ क्या क्या हुआ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। विजय वहां से भागने के लिए जैसे दरवाजे की तरफ दौड़ा, यक्षिणी ने उसे पीछे से खींचकर बेड पर गिरा दिया। मुझे छोड़ दो यक्षिणी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। जो इस किले के अंदर आ गया वो वापस जिंदा बाहर नहीं गया। मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मुझे नहीं पता मैं अंदर कैसे आ गया। आने वाले सब यही कहते हैं। यक्षिणी के इतना कहते ही विजय हवा में लहराने लगा और एक दीवार से टकराकर जमीन पर जा गिरा। फिर यक्षिणी विजय के पास आई और उसने विजय की बाजुओं पर जोर से काटा और विजय की बाजू का पूरा मांस निकाल लिया। विजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, प्लीज समवन हेल्प, बचाओ। पर विजय की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। यक्षिणी अपना हाथ विजय की पीठ के अंदर घुसा देती है और पीठ की तरफ हाथ निकाल देती है। फिर उन नाखूनों पर जो खून लगा था उसको चूसने लगती है। विजय लहूलुहान हो चुका था। इधर सैम और नमन परेशान थे कि वह अंदर कैसे जाएं और विजय को कैसे बचाएं। इतने में उन्हें अपने पीठ पीछे किसी इंसान के चीखकर गिरने की आवाज सुनाई दी। सैम और नमन दोनों जैसे ही पीछे घूमे, दोनों के होश उड़ गए। यह इंसान कोई और नहीं, विजय ही था। पर अफसोस विजय अब जिंदा नहीं था। यक्षिणी ने विजय के साथ संभोग करके फिर विजय का खून पीकर
उसकी लाश को किले से बाहर फेंककर यक्षिणी किले से बाहर निकल गई। नमन विजय की लाश को देखकर रोने लगा। नमन को रोता देख सैम बोला, नमन, विजय का दुख मुझे भी है, पर ये टाइम रोने का नहीं है। हमें ये सोचना है कि यक्षिणी को वापस कैसे किले में कैद करें। इतने में नमन बोलता है, बुक, सैम बुक, हमें यक्षिणी को कैद करने का उपाय उस बुक में मिलेगा। हाँ चलो, उस बुक में उपाय ढूंढते हैं। सैम और नमन दोनों कार के पास जाते हैं और बुक निकालकर पढ़ने बैठ जाते हैं। पर वो ये जानकर आश्चर्य होते हैं कि उस बुक में यक्षिणी के बारे में सब कुछ लिखा था, पर जिन पेज पर यक्षिणी को कैद करने का उपाय था वह आधे फटे हुए थे। सैम और नमन दोनों सोचते हैं कि आखिर वो आधे पेज कहाँ से लाए। तभी उन्हें याद आया कि शायद इस बुक के लेखक कुछ उपाय बता दे। तभी उनकी नजर उस बुक पर लिखे लेखक के मोबाइल नंबर पर गई। सैम ने तुरंत उस नंबर पर फोन लगाया। उधर से फोन किसी महिला ने उठाया और जब सैम ने उस लेखक के बारे में पूछा तो उस महिला ने कहा कि उनको मरे तो कई साल हो गए। सूरजगढ़ का किला और यक्षिणी उनकी अंतिम किताब थी। इस किताब के प्रकाशन होने के अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। सैम ने उस महिला को अपने साथ घटित हुई सारी कहानी बताते हुए कहा, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? महिला ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर इस बुक को लिखने के लिए वो खुद सूरजगढ़ गए थे। वो उन्हें त्रियम नाम के तांत्रिक के बारे में बताई जो कि सूरजगढ़ में ही रहते थे। सैम और नमन दोनों त्रियम तांत्रिक को ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल पड़े। गांव के पास बनी गुफा में ही त्रियम तांत्रिक सैम और नमन को मिल गया। सैम और नमन ने त्रियम तांत्रिक को यक्षिणी के किले से बाहर आ जाने की बात बताई और वो सारी घटना बताई जो उनके साथ हुई। त्रियम तांत्रिक ने कहा, यक्षिणी अब बेकाबू हो चुकी है, उसे कैद करना इतना भी आसान नहीं। रात को उसकी शक्तियां बढ़ जाती है, इसलिए उसको दिन में ही कैद करना होगा। तुम दोनों अपने हाथ दो। सैम और नमन दोनों अपने हाथ आगे करते हैं। तांत्रिक एक एक पानी लोटा दोनों के हाथ पर रख देता है और उसमें चावल रख देता है और कहता है, आंखें बंद करो, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा। जिसके लोटे के चावल घूम जाएंगे वो तुम दोनों में से पवित्र होगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में सैम के लोटे के चावल घूमने लग जाते हैं और तांत्रिक कहता है, तुम करोगे यक्षिणी को कैद। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। यक्षिणी बहुत दिनों से किले में कैद थी, इसलिए वो किले में वापस नहीं लौटेगी। पर हमें यक्षिणी को किले में नहीं, इस बार उसे एक कलश में कैद करना है ताकि वो फिर कभी बाहर ना निकल सके। पर यक्षिणी को किले की तरफ बुलाने के लिए हमें कुछ उपाय करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सामान बता रहा हूं, वो लेते आना। तांत्रिक ने उन्हें इत्र, कच्चा मांस, नींबू लाने को कहा। सैम और नमन दोनों सारा सामान ले आते हैं। फिर तांत्रिक उन सामानों को सिद्ध करता है और कहता है, सैम तुम ये सारा सामान लेकर किले के अंदर चले जाना और इस इत्र की खुशबू और कच्चे मांस की खुशबू से यक्षिणी आकर्षित होकर किले की तरफ जरूर आएगी। और तांत्रिक फिर उसे जल का लोटा देता है और कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, उसका जाप करना। उस मंत्र का जाप करने से यक्षिणी एक तो तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगी और दूसरा वो मंत्र उसकी शक्तियों को कमजोर कर देता है। यह एक सिद्ध जल है। जैसे ही यक्षिणी कच्चा मांस खाने आएगी तब तुम जल्दी से यह सिद्ध जल उस पर छिड़क देना, इससे तुम उसको कैद कर पाओगे। पर ध्यान रहे, यह सब तुम्हें शाम होने से पहले करना है, क्योंकि यक्षिणी की शक्तियां रात को बढ़ जाती है, फिर उसको कैद करना मुश्किल होगा। सैम सारा सामान लेकर किले के अंदर चला जाता है और वहां जाकर एक थाली में कच्चा मांस रख देता है और उसके आसपास नींबू काट कर रख देता है। फिर खुशबूदार महकता इत्र छिड़क देता है। इत्र की और कच्चे मांस की खुशबू सूंघकर यक्षिणी वहां आ जाती है। यक्षिणी जैसे ही कच्चा मांस खाने के लिए अपना हाथ आगे करती है, सैम मंत्र उच्चारण करता करता वह सिद्ध जल यक्षिणी के ऊपर डाल देता है और बंद कलश को खोल देता है। यक्षिणी चीखती और चिल्लाने लगती है, मत करो मुझे कैद, मत करो, मैं मार डालूंगी तुम्हें। मुझे तुम कैद मत करो। मैं जिस दिन बाहर निकली
तुम सबको मार डालूंगी। यक्षिणी जैसे ही कलश के अंदर गई, सेम उस कलश को बंद कर देता है। नमन फिर सूरजगढ़ का किला और यक्षिणी वाली बुक को उठाता है और कहता है, जो हुआ सब इस बुक की वजह से हुआ है, इसको ही खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कहकर वो लाइटर से उस बुक को जला देता है और फेंक देता है। दोनों ने यक्षिणी को कैद तो कर दिया था, पर अपना अच्छा दोस्त गवा दिया। क्या सच में ऐसी कथाएं सच होती हैं? क्या सच में भूत होते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें